रना रना रनु रे 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 नजरिया। नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम है सुधन चंदोला। मित्रों, मैं अपने भोर का तारा चैनल में आप सब लोगों का स्वागत करता हूं। बहुत दिनों बाद आपके सामने हाजिर हुआ हूं। कहीं बाहर नहीं गया था, अपने ही देश भारत में ही था। हाँ, मेरे कुछ दोस्त ज़रूर विदेश गए थे यूरोप की यात्रा पर, और जब लौटे तो बहुत प्रसन्न थे। कह रहे थे कि एक ही वीज़ा से 5-6 देशों को घूम लिए। वीज़ा का नाम था शेंगेन वीज़ा। तो एक मित्र ने मुझसे पूछ लिया कि क्या कोई ऐसा वीज़ा भारतीय उपमहाद्वीप में नहीं है जिससे हम भारत के आसपास के देशों में घूम फिर सकें। इसी तरह से जिस तरह से कि शेंगेन वीज़ा बन जाने से हम यूरोप के कई देशों में घूम सकते हैं, वैसे ही क्या यहाँ भी हमारा घूमना फिरना हो सकता है। मैं थोड़ा उदास हुआ, थोड़ा सोचा और होठों पर मुस्कुराहट लाते हुए मैंने कहा, नहीं बहन। उसने पूछा, क्यों? मैंने कहा, आपसी देशों की समझ का अभाव। यानी जो भारतीय उपमहाद्वीप या इसके आसपास के देश हैं उनमें आपसी समझ का अभाव है, जिसके कारण वो यूरोप की तर्ज पर कोई शेंगेन वीज़ा नहीं बना पा रहे हैं। लेकिन नहीं बना पाएंगे ऐसा भी नहीं है, भविष्य में बना सकते हैं अगर उनमें इस सोच का विकास हो जाए। मित्रों, मैं अपनी व्याख्यान से पहले आप लोगों से अर्ज करना चाहूँगा कि अगर आपको पसंद आए तो मेरा ये वीडियो लाइक अवश्य कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर पोस्ट कीजिएगा, जिससे कि मुझे अपने को सुधारने का भी मौका मिले और ये भी समझ में आए कि मैं कहाँ तक अपने कार्य में सफल रहा हूँ। मित्रों, शेंगेन वीज़ा की जहाँ तक बात है, ये सोच 1985 में शुरू हुई और शुरू हुई उत्तरी यूरोप के 5 देशों ने मिलकर अपने आपसी व्यापार और आर्थिक विकास को बढ़ाने के उद्देश्य से शेंगेन वीज़ा का निर्माण किया। ये 5 देश बैठे। ये 5 देश थे साहब। एक तो बेनेलक्स के 3 देश थे जिनको कहा जाता है बेल्जियम, नेदरलैंड और लग्जमबर्ग, और 2 देश इसमें और थे, फ्रांस और जर्मनी। तो ये 5 देशों ने मिल करके शेंगेन वीज़ा की सोच पर विचार विमर्श किया और तारीख थी 14 जून 1985, जिसमें कि शेंगेन एग्रीमेंट पर इन 5 देशों ने दस्तखत किए। ये जगह जो शेंगेन जगह है, यह एक ऐतिहासिक जगह बन गई है। हालांकि यह बहुत छोटी सी जगह है। मुश्किल से इसकी आबादी आज भी 4 या 5 हज़ार के लगभग होगी। 4 और 5 हज़ार के अंदर ही है, इससे अधिक नहीं है। तो ये 5 देशों के प्रतिनिधि 1985 में 14 जून 1985 को शेंगेन में मिले। ये एक छोटा सा कम्यून है जो यूरोप की भाषा में कम्यून कहलाता है, और अगर हम अपनी भाषा में बात करें तो एक गांव है जो कि मौसूल नदी के किनारे है। और मौसूल नदी का भी अपनी ऐतिहासिकता है। मौसूल नदी फ्रांस के बैलेन डी अल्सेस क्षेत्र से निकलती है और फिर फ्रांस के अल्सेस लॉरेन को सींचते हुए ये लग्जमबर्ग और जर्मनी का बॉर्डर बनाती है। ये जाती है शेंगेन नामक स्थान से होकर के, और अंततः ये जर्मनी के कोन्ज शहर के पास
राइन नदी में मिल जाती है। तो इस प्रकार से ये एक राइन नदी की ट्रिब्यूटरी है, बहुत छोटी सी नदी है, कुल मिलाकर के 544 किलोमीटर का सफ़र तय करती है। तो इसी नदी में एक नाव पर बैठ के शेंगेन नामक स्थान पर इन 5 देशों ने हस्ताक्षर किए। तो ये एक ट्राई पॉइंट है, जैसे मैंने आपको बताया, शेंगेन, जर्मनी, लग्जमबर्ग और फ्रांस का। बिल्कुल इसी तरह से अगर हम भारतीय उपमहाद्वीप की बात करें तो भारतीय उपमहाद्वीप में जैसे सियाचिन है, यहाँ पर 3 देश, चीन, पाकिस्तान और भारत। इसी प्रकार जैसे कि मिज़ोरम में एक जगह है, वहाँ पर बर्मा, जिसको वर्तमान में म्यांमार कहते हैं, बांग्लादेश और भारत की सीमाएं मिलती हैं। और नॉर्थ में जो ट्राई पॉइंट है, वहाँ पर चीन, म्यांमार और भारत की सीमाएं मिलती हैं, जो कि दिफू पास के थोड़ा सा ऊपर की उत्तर की तरफ पड़ता है। तो इस तरह के ट्राई पॉइंट्स और दुनिया में सभी जगह हैं, बहुत जगहों पर ट्राई पॉइंट्स हैं, लेकिन अंतर है कि भारतीय उपमहाद्वीप के ट्राई पॉइंट्स विवाद का विषय हैं, जबकि यूरोप का ये ट्राई पॉइंट जो शेंगेन है, ये उनके आपसी मिलाप का प्रतीक है, कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन एंड अंडरस्टैंडिंग का प्रतीक है। तो ये मैं आपको ये भी बताना चाहूँगा कि जहाँ से ये नदी मोसल नदी बह करके आती है, मोसल नदी, वो अल्सेस एंड लॉरेन क्षेत्र कहलाता है। अल्सेस और लॉरेन क्षेत्र विवाद का विषय रहा है यूरोप के इतिहास में किसी ज़माने में, लेकिन आज मित्रता का विषय बन गया है। अल्सेस एंड लॉरेन वो क्षेत्र हैं कि जो, अगर बहुत पुराना इतिहास, बहुत पुरानी बात ना करूं, मैं केवल पिछले 100-150 साल पुरानी बात करूं, तो पिछले 70 साल में 3 बार अल्सेस एंड लॉरेन क्षेत्र का स्वामित्व बदला है। 1870 से पहले इस क्षेत्र पर फ्रांस का अधिकार था और ये फ्रांस के क्षेत्र में आता था, लेकिन 1870-71 में जब जर्मनी ने अपनी विस्तारवादी नीति की, जिसे कहते हैं कंसोलिडेशन ऑफ जर्मनी किया प्रिंस बिस्मार्क ने, तो 1870-71 में फ्रांस के साथ जर्मनी का एक युद्ध हुआ, जिसे फ्रैंको प्रशन वॉर भी कहते हैं। युद्ध का कारण तो कोई दूसरा था, वो स्पेनिश क्राउन से संबंधित था, उनके सक्सेशन से संबंधित था, लेकिन असली मकसद जर्मनी की सीमाओं को बढ़ाना था। तो अल्सेस एंड लॉरेन क्षेत्र पर जर्मनी ने बलपूर्वक सेना के बल पर कब्जा कर दिया 1871 में, तो जर्मनी में आ गया। अब देखिए, पहला विश्व युद्ध हुआ 1914 से लेकर के 1918 तक चला। उसमें फ्रांस ने अपना ये अल्सेस एंड लॉरेन का क्षेत्र वापस ले लिया जर्मनी से। जर्मनी की पराजय हुई, आप सब जानते हैं, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में। फिर सेकेंड वर्ल्ड वॉर हुआ। जर्मनी के तानाशाह एडोल्फ हिटलर ने पुनः अल्सेस एंड लॉरेन को अपने कब्जे में ले लिया। ये वॉर हुई थी शुरू 1939 से, तो पुनः इस क्षेत्र को, अल्सेस एंड लॉरेन क्षेत्र को जर्मनी के कब्जे में ले लिया गया। लेकिन जैसे जैसे युद्ध आगे बढ़ा, जर्मनी की पराजय सुनिश्चित होती गई और अंततः जो संधि हुई उसमें फिर फ्रांस ने ये क्षेत्र वापस ले लिया जर्मनी से अपने पास, अल्सेस एंड लॉरेन। ये विवाद आगे भी बढ़ सकता था, लेकिन इन देशों की समझ में आ गया कि विवाद बढ़ाने से इस कॉन्टिनेंट का फ़ायदा नहीं है, आर्थिक तरक्की नहीं होगी, लोगों में प्रॉस्पेरिटी नहीं आएगी। हाँ, करोड़ों लोगों की जानें ज़रूर जा सकती हैं, कि जैसे कि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में चली थी, लगभग 6 करोड़ लोग मारे गए थे। तो लोग तो मारे जा सकते हैं, लेकिन संपन्नता इन कंट्रीज़ में नहीं आ सकती है। ये बात इन लोगों की समझ में आ गई। अब ये मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूँ कि 1985 में ये 5 देश, इन लोगों ने शेंगेन वीज़ा किया। और शेंगेन वीज़ा की जो खासियत है वो ये है कि इस शेंगेन वीज़ा से कोई भी शेंगेन वीज़ा धारक अगर एक कंट्री से शेंगेन वीज़ा बना लेता है, तो वो सभी कंट्रीज़ में आसानी से भ्रमण कर सकता है, बिना किसी रोक टोक के भ्रमण कर सकता है। लेकिन उससे ज़्यादा फ़ायदा इन कंट्रीज़ की आर्थिक और व्यापारिक गतिविधियों को होता है। जितने भी कंट्रीज शेंगेन एरिया में आते हैं, वो आपसी व्यापार बिना किसी रोक टोक के, यानी कोई टैरिफ नहीं है, कोई कोटा नहीं है, और उनके पास कोई दस्तावेज नहीं मांगे जाते हैं कि वो हमारे किस कंट्री में कितने दिनों तक ठहर सकते हैं, वो कर सकते हैं। जिससे कि यूरोप की तरक्की हुई है, आर्थिक विकास
हुआ है। और साथ ही जो बाहर के भ्रमण करता आते हैं, टूरिस्ट आते हैं, उनसे फॉरेन करेंसी में उनकी इनकम होती है, उन देशों की संपन्नता आगे बढ़ती है। शेंगेन वीज़ा की अगर बात करें तो 180 दिन अवधि के लिए ये इशू होता है और 90 दिन तक, उसके अंतर्गत किसी भी 90 दिन तक वो कोई भी व्यक्ति जो शेंगेन वीज़ा धारक है, जिसने किसी भी कंट्री से शेंगेन वीज़ा बनाया हो, वो शेंगेन एरिया के कंट्रीज़ में घूम फिर सकता है। ये चरणवार शेंगेन वीज़ा में जुड़ते गए हैं और लेटेस्ट एंट्री जो हुई है देशों की, वो है साहब बुल्गारिया और रोमानिया की। आपको मालूम होगा रोमानिया और बुल्गारिया अभी हाल ही में 31 मार्च 2024 से शेंगेन वीज़ा में शेंगेन एरिया में शामिल हुए हैं और इन्होंने अपने सामुद्रिक तथा वायु मार्गों पर शेंगेन वीज़ा अप्लाई कर दिया है। ज़मीनी आवागमन पर अभी करना बाकी है, जो कि ये इन्होंने वादा किया है कि ये शीघ्र ही कर लेंगे। और बुल्गारिया ने और रोमानिया ने अपने लिखित स्टेटमेंट में ये बात बताई है कि शेंगेन एरिया में शामिल होने के पश्चात उनकी जीडीपी में 5% की वृद्धि हो जाएगी। तो मित्रों, धीरे धीरे करके शेंगेन वीज़ा का क्षेत्र बढ़ता गया है और आज के तारीख में 29 देश शेंगेन एरिया में आते हैं, जहां पर कि शेंगेन वीज़ा लागू होता है, जिसका ताल्लुक़ हम लोगों से है कि जो कि हम लोग वहां घूमने फिरने के लिए जाते हैं। लेकिन मैंने आपको जैसा बताया कि व्यापार और आर्थिक गतिविधियों के लिए उन देशों की जो जनता है उसको ज़्यादा फ़ायदा हुई है। तो ये सूची मैं आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ। पहला तो ये है कि वर्षवार हस्ताक्षर करने वाले शेंगेन एरिया देशों की सूची मैं आपके सामने स्क्रीन पर प्रस्तुत कर रहा हूँ। स्क्रीन पर आप देखेंगे ये है कि बेल्जियम, और मैं आगे बता रहा हूँ कि वो किस वर्ष में शामिल हुए थे। बेल्जियम 1985, नीदरलैंड 1985, लग्जमबर्ग 1985, फ्रांस 1985, जर्मनी 1985, पुर्तगाल 1991, स्पेन 1991, इटली 1990, ऑस्ट्रिया 1995, ग्रीस 1992, डेनमार्क 1996, फिनलैंड 1996, आइसलैंड 1996 और फिर 99, नॉर्वे 1996/99, स्वीडन 1996, चेक रिपब्लिक 2003, इस्टोनिया 2003, हंगरी 2003, लैटविया 2003, लिथुनिया 2003, माल्टा 2003, पोलैंड 2003, स्लोवाकिया 2003, स्लोवेनिया 2003, स्विट्जरलैंड 2004, लिechtenstein 2008, क्रोएशिया 2011, बुल्गारिया 2005, इसमें हवाई और सामुद्रिक कुएं हैं, और रोमानिया में भी हवाई और सामुद्रिक कुएं हैं। ये 2005 में इन कंट्रीज़ ने रिजोल्यूशन कर दिया था, लेकिन पर्याप्त सोच विचार के बाद जो यूरोपियन काउंसिल है उसने पर्याप्त सोच विचार करने के बाद इनको शामिल होने की परमिशन दी बहुत बात को। और जो बहुत बात को दी है, जब से लागू हुआ शेंगेन वीज़ा, वो डेट्स मैं आपको स्क्रीन पर बता रहा हूँ। स्क्रीन पर आप देखिए बेल्जियम 1995 में शामिल हुआ, नीदरलैंड में 1995 से लागू हुआ, लग्जमबर्ग 1995 लागू हुआ, फ्रांस 1995, जर्मनी 1995, पुर्तगाल 1995, स्पेन 1995, इटली 1997, ऑस्ट्रिया 1997, ग्रीस 2000, डेनमार्क 2001, फिनलैंड 2001, आइसलैंड 2001, नॉर्वे 2001, स्वीडन 2001, चेक रिपब्लिक 2007, इस्टोनिया 2007, हंगरी 2007, लैटविया 2007, लिथुनिया 2007, माल्टा 2007, पोलैंड 2007, स्लोवाकिया 2007, स्लोवेनिया 2007, स्विट्जरलैंड 2008 और 9, लिechtenstein 2011, क्रोएशिया 2023, बुल्गारिया 2024 और रोमानिया 2024। ये सूची यहीं पर समाप्त हो रही है, ऐसी बात नहीं है। ये देश आगे दिन ब दिन इनमें और देश शामिल होते जा रहे हैं, चाहते हैं कि उनके यहाँ भी वो भी शेंगेन एरिया में शामिल हो जाएं, और दोनों तरह के जो लाभ शेंगेन एरिया देशों को मिलते हैं
वो लाभ इनमें इनको मिल सके, टूरिस्ट का भी, टूरिज्म से भी इनको लाभ हो, और साथ में इनके आपसी व्यापार और आर्थिक गतिविधियों के लिए जो टैरिफ्स खत्म कर दिए गए हैं उनसे भी इनको लाभ हो। अब आप भारतीय उपमहाद्वीप की बात करें, जिसकी बात एक बहन ने मुझसे पूछा था, तो उसके बारे में आप देखें कि यहाँ पर कोई एक शेंगेन एरिया बनाने की बात तो दूर है, आपस में सारे संबंधों में एक तनाव रहता है, नए नए प्रतिबंध लगाने की बात की जाती है, बॉर्डर्स को सील किया जाता है, बॉर्डर्स पर तार बाड़े बिछाए जाते हैं कि ताकि एक देश के लोग दूसरे देश में न जा सकें। आर्थिक और व्यापारिक गतिविधियों पर जितने भी प्रतिबंध लगा सकते हैं वो लगाए जाते हैं। इससे इन देशों का ही आपस में नुकसान हो रहा है। जिस प्रकार की यूरोप के देश शेंगेन एरिया में आने से विकास की तरफ बढ़ रहे हैं, वैसे ही अगर भारतीय उपमहाद्वीप में भी सारे देश इस तरह से एक हो जाएं, भारतीय उपमहाद्वीप की मैं बात करूं, मतलब मुख्य देश इसमें जो हैं उनका मैं उल्लेख करता हूं, भारत, पाकिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश, श्रीलंका और मालदीव। ये हमारे 7 देश हैं कि जो कि भारतीय उपमहाद्वीप में माने जाते हैं भौगोलिक तौर पर। तो अगर 7 देशों में ये तय हो जाए कि उनका एरिया भी शेंगेन एरिया की तरह मुक्त रहेगा, तो यहाँ भी व्यापार और आर्थिक विकास की असीम संभावनाएं खुल सकती हैं। आज यूरोप जो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर और तमाम सारे नाना प्रकार के युद्धों से ग्रसित रहा है, एक राजनीतिक इकाई है, उसके बॉर्डर्स सुरक्षित हैं, उसकी सेनाएं संयुक्त रूप से एक दूसरे के बॉर्डर्स की रक्षा कर रही हैं और एक दूसरे के विकास में ये कंट्रीज भागीदारी कर रहे हैं। क्या भारतीय उपमहाद्वीप में भी एक दिन ऐसे ही इकोनॉमिक और पॉलिटिकल यूनियन बनेगी, कोई शेंगेन एरिया जैसी चीज़ बनेगी? हाँ, बन सकती है। ये न सोचिए कि आज अगर स्थितियाँ कुछ और हैं तो आगे भी वही स्थितियाँ रहेंगी। बस केवल ज़रूरत इस बात की है कि हम उस दिशा में आगे बढ़ें जिससे कि भारतीय उपमहाद्वीप में प्रॉस्पेरिटी आए, और ये प्रॉस्पेरिटी आएगी कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के बल पर। मित्रों, इसका एक और उदाहरण है, ज़बरदस्त उदाहरण है, वो है यूरोपियन यूनियन। लेकिन यूरोपियन यूनियन के बारे में मैं आपसे अगले अध्याय में चर्चा करूंगा, 4थे अध्याय में चर्चा करूंगा यूरोपियन यूनियन के बारे में। तब तक के लिए आप सुदन चंदोला को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।